हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास चौधरी। तो आज अपन केमिस्ट्री के पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। केमिस्ट्री पार्ट अपना 46 नंबर एग्जाम्पल से है। तो 46 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 46। पहला क्वेश्चन क्या है 46 असर्शन रीजनिंग का सवाल आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एराइल हैलाइड्स डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये कह रहा है कि अपने पास जो एराइल हैलाइड होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल मान लिया क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, अपने पास एक एराइल हैलाइड है, इसमें बेंजीन पे हमने क्लोरीन जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब इसके ऊपर अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा, अगर मान लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने जोड़ दिया NO2, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, NSR रिएक्शन। तो उसके लिए ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेंजीन से विड्रॉ करता है, ये इसकी रेट को कम कर देगा। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों है, देखिए बेटा, इसमें अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो इसमें जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे, तो जो अपने पास इंटरमीडिएट है वो एनायन बनेगा, और एनायन की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जैसे ग्रुप से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि पहला स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट बोल रहा है, क्योंकि जैसे आप NO2 ग्रुप जोड़ोगे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट जो है बेटा वो अपने पास क्या है, गलत हो गया। कारण क्या है उसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेज। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, इंक्रीजेज। दूसरा ऑप्शन देखिए 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी कि जैसे हमने यहीं पर एक NO2 और जोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे 2,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ये और इसकी रिएक्टिविटी हमें चेक करवा रहा है क्लोरोबेंजीन से। किसके लिए, NSR रिएक्शन के लिए। तो इसमें देखिए अपने पास यहाँ पर दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। दो NO2 ग्रुप जो है ये आपके बनने वाले एनायन को स्टेबल करेंगे। यानी कि इनकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं, जब NO2 ग्रुप जोड़ा जाएगा तो बेंजीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तभी जाकर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा। तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप हम जोड़ेंगे उतनी ही ज्यादा रेट बढ़ेगी। जितनी ज्यादा रेट बढ़ेगी उसके लिए पॉसिबल होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2। एक ग्रुप जोड़ा जाएगा रेट बढ़ेगी, दो जोड़ेंगे ज्यादा होगी। यानी कि क्लोरोबेंजीन से तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं। कौन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो पहला ऑप्शन अपना गलत है। तो देखिए असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यानी पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास बेटा, ये पर अपने पास CH3CH2Cl एराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन NaCl से करेंगे तो अपने पास यहाँ पर एनायन होगा Cn-। ये आपके कार्बन पे अटैक करके Cl को बाहर भेज देगा, यानी कि अपने पास SN2 रिएक्शन हुई, इसमें प्रोडक्ट बनेगा अपने पास CH3CH2 और ये Cl। ये बन गया अपने पास क्या बेटा, X बन गया। उसके बाद हमें क्या काम में ले रखा है इसने, निकल और H2, निकल और साथ में हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन। तो इसमें अपने पास CN ग्रुप जो है उसका बन जाएगा प्राइमरी अमीन, यानी कि CH2NH2। ये हमने काम में लिया निकल और हाइड्रोजन, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हमने रिड्यूस किया, इसके भी हाइड्रोजन लगाए, इसके भी हाइड्रोजन लगाए, तो ये बन गया CH2NH2। ये बन गया अपने पास क्या, Y। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अपने पास एक एनहाइड्राइड दे रखा है आपको, एसिटिक CH3CO इसके साथ। तो इसमें जो रिएक्शन हो गया आपके पास, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके एज ए लिविंग ग्रुप इसको बाहर निकाल देगा। यानी कि अपने पास रिएक्शन बनेगी, ये NSR रिएक्शन होगी इसमें, तो ये NH और ये आगे लग जाएगा इसके COCH3। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास जिसमें 3 कार्बन है, उसके बाद NH है, 3 कार्बन के बाद NH है, और इसको देखिए हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, COCH3। इनका पहला आंसर होगा इसका करेक्ट 47 का। 48 में देखिए क्या पूछा है, वी कैन ईथर विच कांट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए बेटा डायरेक्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमको क्या लेना होता है, एक ROR। अगर मान लीजिए ये हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है अपने पास, ये अल्कोहल से एक हम एल्कोक्साइड बनाते हैं, उसके बाद ये किसी दूसरे हैलाइड पे अटैक करता है, SN2 रिएक्शन होती है यहाँ पर अपने पास, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, ये ROR। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, कि हमारे पास R'
O माइनस, ये अगर अपने पास हो और ये अटैक करे किसके ऊपर, RX पे, तो ये भी SN2 रिएक्शन होगी, यहां से X बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा ROR, यानी कि बनेगा तो ये इस तरीके से R डैश O और R, लेकिन आप ध्यान से देखो ये और ये प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपको ईथर दे रखा है उसमें ऑक्सीजन के अगल बगल जो भी कार्बन की चेन है उसको आप बना दीजिए हैलाइड, यानी इसको बना दीजिए RX और इसको बना दीजिए R डैश X। अब आप क्या चेक कीजिए इसमें कि क्या ये SN2 रिएक्शन दे सकता है या फिर क्या ये SN2 रिएक्शन दे सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी SN2 रिएक्शन दे सकता है तब तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अगर दोनों SN2 दे सकते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों ही SN2 रिएक्शन नहीं दे सकते तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा। यानी कि इसमें आप रिएक्शन कर सकते हो, एक रिएक्शन कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो भी पॉसिबल है, एक नहीं कर रहा दूसरा कर रहा है, इसमें दोनों ही कर रहे हैं तो ईथर बन सकता है। लेकिन अगर दोनों ही SN2 रिएक्शन नहीं दे सकते तो फिर ये इसमें कोई भी प्रोडक्ट हम बोलेंगे ये ईथर नहीं बन सकता। तो देखिए इसमें आप डी ऑप्शन चेक करिए बेटा, ये है CH3 CH CH और यहाँ पर अगर हम इसके हेलोजन लगा दें तो देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर हेलोजन है और इसके साथ में आपको क्या दे रखा है, CH डबल बॉन्ड CH और ये X। तो ध्यान से देखिए ये अपने पास क्या है, विनाइल हैलाइड है, ये भी क्या है, विनाइल हैलाइड है, यानी ये दोनों ही SN2 रिएक्शन नहीं देते। SN2 रिएक्शन की बात करें तो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन दे देता है, ये कौन सा है, विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा अगर एराइल हैलाइड हो तो एराइल हैलाइड में भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो विनाइल हैलाइड ये रिएक्शन SN2 नहीं दे सकता, एराइल हैलाइड नहीं दे सकता। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले में देखिए बेटा ये इसमें SN2 रिएक्शन पॉसिबल थी, इसमें यहाँ SN2 रिएक्शन पॉसिबल थी, यहाँ SN2 पॉसिबल थी, इसमें देखिए ना तो यहाँ पर SN2 पॉसिबल है और ना इस वाले हैलाइड पे रिएक्शन SN2 पॉसिबल है, यानी कि दोनों में ही SN2 पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते। तो इसका आंसर जाएगा डी। 49 में देखिए मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट में जो बेटा रिएक्शन चेक की जाती है रेट, वो हमें क्या चेक की जाती है, अल्कोहल की, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, हमें फर्स्ट पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 डिग्री होता है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री होता है, सबसे फास्ट कौन होता है इसमें 3 डिग्री, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का। आपको यहाँ पे पहचानना है बेटा 50 क्वेश्चन में ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है और ये कौन है यहाँ पर एस्टर है, कीटोन और एस्टर। हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इन दोनों को रिड्यूस कर देता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 जो है वो इन दोनों को, इसको तो रिड्यूस कर देगा लेकिन एस्टर को नहीं करेगा, कीटोन को कर देता है। ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को, इमीन को, इनको तो कर देता है लेकिन एस्टर को इनको नहीं करेगा। तो इसमें ए पूछा है, तो देखिए ए वाले में आपको एस्टर ऐसा का ऐसा दिखेगा, इसमें नहीं है एस्टर, इसमें नहीं है एस्टर, इसमें नहीं है, इसमें देखिए ये एस्टर एज इट इज दिखना चाहिए और इस अल्कोहल का क्या हो गया, रिडक्शन। फिर उसके बाद LiLH4, तो इसमें तो देखो बेटा कीटोन भी अल्कोहल बना हुआ है और यहाँ पर एस्टर को भी अल्कोहल बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कीटोन को भी और एस्टर को भी, दोनों को ही क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो बी वाले में तो दोनों जगह आपको अल्कोहल दिखेगा, देखिए दोनों जगह अल्कोहल दिख रहा आपको, लेकिन ए वाले में कीटोन का तो अल्कोहल बन जाएगा लेकिन एस्टर जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी। 51 में देखिए मैं बेंजीन के साथ COHCl, इसको बेटा गाटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास ए जो बनने वाला है गाटरमान कोच रिएक्शन बेंजीन के साथ CO और HCl के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर CHO ग्रुप, यानी कि ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हमें दे रखी है किसी एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, साथ में हमें दे रखा है कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये देखिए बेटा इसमें क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल है अपने पास कौन सी रिएक्शन, केनी-जारो रिएक्शन। तो केनी-जारो रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास जो बेस है OH है यहाँ पर, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर अपने पास डेल पॉजिटिव चार्ज है और आसपास में 2 हाइड्रोजन है, यानी कि क्राउडिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए CHO में एक तरफ बेंजीन जो है वो रेजोनेंस करेगा, यानी कि एक तरीके से प्लेसम इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेजेगा
तो इसका डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्राउडिंग भी है इसमें। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में, ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो OH जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, उसके बाद इसमें जो एनायन बनेगा और फिर फाइनल स्टेप में जो H है वो यहाँ पर आपका माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो OH आएगा बेटा, यहाँ पर तो अपने पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O और ये बन गया OH, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CHO का CH2OH, जब हम इसको H देंगे तो CH2OH बन जाएगा ये। तो केनिजारो रिएक्शन में एक अपने पास एसिड बनता है और एक यहाँ पर ये एनाइन बनेगा, ये कौन बनेगा O-। अब इसमें क्या है H+ का ट्रांसफर हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला H यहाँ पर जाएगा, तो एक तो इसमें अल्कोहल बनेगा। तो बेटा इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जो लेस रिएक्टिव है उसका तो बनता है अल्कोहल, और जो नॉन रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, उसका क्या बनता है एसिड, और फिर उस एसिड का हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाने की वजह से वहां पर क्या बचता है अपने पास एनायन। तो देखिए एनायन बनेगा और साथ में हमने शुरुआत में NaOH दे रखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा सोडियम। तो ये अपने पास प्रोडक्ट आएंगे, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है और साथ में ये HCOONA, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following is a free radical substitution reaction? यानी कि 4 रिएक्शन दे रखी हैं आपको और इन चारों में से पूछा है कि कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, FR-SR, यानी कि हमें रिएक्शन बेटा ढूंढनी है कौन सी, FR-SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले देखिए अपने पास बेंजीन है, CH3Cl है, इस Cl को ये एज लुईस एसिड ले जाएगा, पीछे CH3+ रह जाएगा, बेंजीन का हाइड्रोजन हटेगा और CH3 यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ESR। सेकंड में देखिए अपने पास यहाँ Cl हटा हुआ है, NO2 आ चुका है, यानी कि ये रिएक्शन हुई अपने पास SN2 SN1 में से, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड में देखिए अपने पास बेंजीन के पास वाले कार्बन पे Cl और HNO, यानी कि ये जो HNO दे रखा है आपको, Cl2 दे रखा है, ये आपको यहाँ का हाइड्रोजन हटा के Cl लगाने में मदद कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है बेटा वो होगा एल्केन के पार्ट वाला, एल्केन में FR-SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसमें बेंजाइल कार्बन पे रेडिकल बनेगा। ये देखिए एल्डिहाइड है, HCN है, ये बेटा एडिशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं है, ये कौन सी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 53 फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक बेस दे रखा है लाइक NaOH, ये OH माइनस बेस है अपने पास, ये एक एल्डिहाइड है, ये अपने पास एल्डिहाइड है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला क्या है एल्डिहाइड है, तो ये क्या करेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ एनाइन बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो एनाइन बनेगा वो कैसा दिखेगा, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद आपका CH2- CHO, और साथ में क्या है अपने पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो अब देखिए अपने पास ये एनायन है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है अपने में से, इसमें डेल पॉजिटिव, और दूसरा अपने पास यहाँ पर एक CH3CHO भी रहेगा। ये एनायन अब यहाँ पर अटैक करेगा आपका, तो ये हो गई एल्डोल रिएक्शन कौन सी, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर अपने पास जो बनेगा जब इसको जैसे ही H देंगे हम, ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा, बीटा पर क्या है हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड, जब इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन अपने पास बाहर निकलेगा और यहाँ से OH, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो देखिए ये अपने पास दिख रहा है अपने आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि यहाँ से जब H2 बाहर निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका D। क्वेश्चन नंबर 53, D इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 which of the following can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis। तो Gabriel Thalamide synthesis में बेटा आपको याद ही रखना है, ये जो 1 डिग्री एल्काइल अमीन जो है, यानी कि एलिफेटिक अमीन में बनेगा, ये एराइल अमीन में नहीं बनेगा, एरोमेटिक अमीन में नहीं बनेगा। 1 डिग्री ये एलिफेटिक अमीन है अपने पास, ये वाली क्या है एराइल, एराइल नहीं बना सकते। इस मेथड से हम बना सकते हैं
1 डिग्री अमीन कौन सी, एलिफेटिक यानी कि एलाइल एल्काइल, यानी कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो एरोमेटिक है, ये नहीं बनेगा, ये 1 डिग्री अमीन ही नहीं है, ये 2 डिग्री अमीन है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 54 का ए। 55 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, इसमें जो अपने पास यहाँ पर है ये इसका बन जाएगा CH2NH2, रिडक्शन होगा इसका, बॉन्ड ब्लैंक रिडक्शन। यहाँ पर ये है, ये भी इसको क्या कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, इथाइल अमीन बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर अपने पास जो ये RX है और यहाँ पर NH है, यहाँ से अपने पास आंसर आता है इस रिएक्शन का सीधा सीधा क्या आएगा, CH3 CH2 और ये NH2। इस रिएक्शन में हमेशा याद रखें बेटा, आपको जो RBr दे रखा होता है या RX दे रखा होता है दूसरी स्टेप में, उसी का आप RX हटा के NH2 लगा दो, ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2, ये भी क्या है, 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पर जो बेटा प्रोडक्ट आएगा जब रिडक्शन करेंगे, तो ये जो इसमें ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें जब हाइड्रोजन लगाया जाएगा तो ये जो अमीन बनेगी ये 2 डिग्री अमीन बनेगी। उसने यही पूछा किसमें 1 डिग्री नहीं बनेगी, तो 2 डिग्री बन गई डी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 56 में देखिए आपसे पूछा है पैरा नाइट्रोटोलुइन यील्डेड ए प्रोडक्ट। तो इसमें Br2Fe Br3 ये ESR रिएक्शन है। देखिए इसका इफेक्ट होगा +H, इसका इफेक्ट होगा आपके पास -M। तो जो डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास यहाँ पर CH3, उसमें से आपको देखना है कि वो डिसाइड करेगा। तो ये जो +H है ये होता है अपने पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा तो ब्लॉक है यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर अपने पास क्या जुड़ जाएगा, Br। तो ए जो बनेगा अपने पास यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ये सार रिएक्शन होगी, ब्रोमिनेशन होगा। तो जो मोर डायरेक्टिंग नेचर किसमें होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट करेगा, NO2 तो बल्कि डेंसिटी कम कर रहा है, तो यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन पे अपने पास ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ए। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में SnHCl दे रखा है, तो SnHCl जो है अपने पास वो क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। तो NO2 को हटा के वो क्या बना देगा इस पोजीशन पे NH2। उसके बाद हमें दे रखा है Na-NO2HCl, तो ये क्या करेगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए NH2 की रिएक्शन जब Na-NO2 से कराई जाती है बेटा, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास N2 + Cl-, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन, BDS, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा C। और इसके बाद आपको देखना क्या कर रखा है यहाँ पर लास्ट स्टेप में, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है HBr और CuBr। तो ये क्या करेगा, इस लास्ट वाले स्टेप में जो NO2Cl है इसको हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देगा, Br, यानी कि ये वाला आपको आंसर आ जाएगा। लास्ट वाली पोजीशन जो N2Cl है इसकी जगह क्या आ जाएगा, Br। तो 56 में पहले क्या हुआ, देखिए ब्रोमिनेशन हुआ CH3 के ऑर्थो पे, तो ये CH3 के ऑर्थो पे देखिए ब्रोमिनेशन हो गया। फिर SnHCl क्या करेगा, इस NO2 को NH2 बना देगा रिडक्शन करके। फिर Na-NO2HCl जो वो इस NH2 का N2 + Cl- बनाएगा। लास्ट स्टेप में HBr CuBr है वो इसको रिप्लेस कर देगा और Br आ जाएगा, यानी कि B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 which of the following will react with benzene sulfonyl chloride। देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है अपने पास, PH, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और क्या कह रहा है, PPT बनेगी जो बेस में इनसोल्यूबल होगी। तो देखिए अगर अपन बात करें इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की, तो 1 डिग्री रिएक्शन होगी, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर इसका Cl हटेगा और इसका H हटता है। सेकेंडरी लास्ट फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और रहेगा NH के पास, NH2 में से NH, वो क्या है हटा के बेस सोल्यूबल कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 डिग्री अमीन की, तो यहाँ पर अपने पास SOCl से रिएक्शन होगी इसकी RNH2 की, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ वाला Cl हटेगा, -HCl हो जाएगा और अपने पास ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये RNH H डबल बॉन्ड O और ये PH मिलेगा। जब इसकी रिएक्शन आप NaOH से करवाते हो
तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से ये हटाएगा तो आपको एक एनायन बनेगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा जो कि बेस में सोल्यूबल है। ये बात हो रही है 1 डिग्री अमीन की। 2 डिग्री अमीन में क्या होगा आपके पास, इसमें से जैसे 2 डिग्री अमीन देखिए ये वाला अपने पास, इसके जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक ही हाइड्रोजन है NH नाइट्रोजन के पास, वो ये वाला HCl जो है यहाँ से HCl बन के निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अपने पास SO2 और ये PH, ये इसके साथ बनेगा। अब इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से करवाओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये इसमें एनायन नहीं बनेगा तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन होती तो सोल्यूबल हो जाता, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसके रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें इनसोल्यूबल कहलाएगा। तो 2 डिग्री आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए और लास्ट में बोला जाए सोल्यूबल, तब तो आपको टिक करना है 1 डिग्री, इनसोल्यूबल तो 2 डिग्री, और अगर ये रिएक्शन ही ना करे, शुरुआत में स्टार्ट ही ना हो, तो ये होगा 3 डिग्री अमीन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 57 का। 58 में देखिए ये अपने पास बेंजीन दे रखी है, बेंजीन का नाइट्रेशन कराया तो बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये आपको P बता रखा है कि P क्या होगा, तो P तो ये हो गया अपने पास बेंजीन का नाइट्रेशन, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखा है। उसके बाद हमें रिएक्शन करा रखी है SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को बदल देगा NH2 में, यानी कि नाइट्रो को नाइट्रो बेंजीन को बना देगा एनिलीन बना देगा, ये बन गया अपने पास Q। उसके बाद हमें दे रखा है NaNO2HCl, पिछले क्वेश्चंस में भी ये था देखा हमने, तो ये क्या करेगा, NO2 का BDS सोल्ट बना देगा, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देगा, HCl है तो ये बन जाएगा अपने पास N2 प्लस और Cl माइनस, ये बन गया अपने पास R। अब जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, H3PO2 के साथ, तो यहाँ पे आपको याद रखना होता है इस रिएक्शन में जब ये H3PO2 है तो ये जो आपको इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखती है, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा H माइनस बन के और इसको हटा देगा, यानी कि अपने पास रिएक्शन में फिनोल नहीं बनेगा, OH नहीं आ रहा, यहाँ से H आ रहा है तो ये H जुड़ जाएगा, यानी कि बेंजीन बनेगी ना कि फिनोल, तो इसका आंसर जाएगा बेंजीन 58 का। 59 आइडेंटिफाई कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए अपने आप H2PdVSO4 रोजेनमुंड ले रखा, आपको रोजेनमुंड रिएजेंट है, विकर्मक है, और आपको बना के क्या दे रखा है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजीन पे COCl ग्रुप जो होगा, बेंजीन पे COCl जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजिल क्लोराइड, यहाँ से आंसर आएगा। आपसे पूछा A, यानी इसकी रिएक्शन करानी है, इसका रिडक्शन करते हैं तो ये बनता है, तो इसका आंसर आएगा 59 का B। Which of the following pairs gives positive tolerance test, इसमें याद रखना, देखो बेटा इसमें ये ग्लूकोज दे देता है, सुक्रोज नहीं देता, एसीटोन नहीं देता, टॉलरेंस टेस्ट ग्लूकोज दे देता है लेकिन ये कीटोन है, एसिटोफिनोन नहीं देता, इसमें लैक्टोज दे देता है और फ्रुक्टोज दे देता है, यानी दोनों आपको देखने, दोनों दे दें, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है C, तो फिर 60 का आंसर हो जाएगा C। फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो देखिए बेटा SN2 रिएक्शन जो होती है उसकी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, यानी कि अगर आप जिस कार्बन पे, देखिए यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डेल नेगेटिव, यानी कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब अगर ये कार्बन क्राउडेड होता जाएगा तो इसकी रेट कम होती जाएगी, तो देखिए अगर पहले से दूसरे ऑप्शन में गए, यहाँ पर बीटा कार्बन पे ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे भी क्राउडिंग बढ़ने से SN2 की रेट क्या है, कम होती है। इसमें आप देखेंगे यहीं पर ये 2 डिग्री हो गया हैलाइड, ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, लेकिन इसमें 1 डिग्री में आपको देखना है ये बीटा पे क्राउडेड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको बनाएंगे तो दूसरे वाला ये है और ये जो पहले वाला है इसमें बीटा पर इतनी क्राउडिंग नहीं है, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसके बीटा कार्बन पे क्या है, क्राउडिंग है,
ये 2 डिग्री में कम होनी है, 3 डिग्री में और कम हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 से 3 से 4 जा रहे हैं तो क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, और इस तरह क्राउडिंग बढ़ती जाती है तो रेट जो है वो कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा 1 2 3 4। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 61 का बी करेक्ट आंसर है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ आलोक अग्रवाल, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूं। आज हम लोग एनायोनिक पार्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 16 14 अप्रैल का। द साइनो कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिबिट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज। यहाँ पे ये कह रहा है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि आपके क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज्यादा। अब देखो यहाँ पर सब में लिगेंड क्या दिया हुआ है, साइनाइड, यहाँ पे भी दिया है साइनाइड, यहाँ भी दिया है साइनाइड, यहाँ पे भी दिया है साइनाइड। और साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। अब यहाँ पर मैंगनीज का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो मैंगनीज आपको याद रहा है अपनी 3D सीरीज जो होती थी वो होती थी शक्ति, वक्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। शक्ति, वक्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। शक्ति, वक्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। मैं ऐसे पढ़ता हूं बेटा, इसको शक्ति पढ़ता हूं, इसको वक्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब बताओ मैंगनीज यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रल एटम कौन है, मैंगनीज। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x। साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -6 बराबर कितनी, खोपड़ी पे चार्ज है -4, तो x बराबर कितना हो गया, +2। तो बताओ इसमें से कितने माने चार्ज कितना है, Mn+2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। 25 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d5। अब बताओ 4s2 3d5, और जब 4s2 3d5 है तो आप एक बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, आउटमोस्ट सबशेल दैट इज 4 से कितने निकल जाएंगे, 2। और अब बताओ अब आपके पास साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग कराएगा तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अब जब हम स्प्लिटिंग कराएंगे तो अब बताओ नीचे कितने चले जाएंगे, 3, ऊपर कितने चले जाएंगे, 2। ये डब्बे नीचे चले जाएंगे 3, ऊपर चले जाएंगे 2। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 5। 1 2 3 4 5, यानी आप बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अब COCN6 3 माइनस से थी, ये हो जाएगा आपका x। साइनाइड का चार्ज -1 होता तो x -6 बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। अब बताओ यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कोबाल्ट का +3 का, वो हो जाएगा 4s2 3d7 जो होगा वो किसका होगा बेटा, कोबाल्ट का होगा, हाँ या ना। आप बता दो वो किसका होगा, कोबाल्ट का होगा। और अपने को किसका लिखना है, CO+3 का लिखना है। और जब मैं CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इससे एक निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 3d6। और आप बताओ ये भी साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 6। और यहाँ ऑलरेडी आपको याद आ रहा था अपन ने कितने भरे थे अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे अपन ने भरा था 1 2 3, यहाँ पे आ जाता था 4, यहाँ पे आ जाते थे 4, यहाँ आ जाता था 5, यहाँ पे आ जाता था 6। तो अब बताओ यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0। अब FeCN6 की बातचीत करोगे तो अब बताओ यहाँ पे फिर आपका कौन है, आयरन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -6 बराबर कितना हो जाएगा, -3। x बराबर कितना हो जाएगा, +3। और अब बता दो फिर आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। 26 से तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4s2 3d6। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, 3। तो कितना कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, 3d5। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, Fe+3 का होगा। आप बताओ फिर साइनाइड कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर आप देखो स्प्लिटिंग होगी, और जब स्प्लिटिंग होगी तो आप एक बार बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप बताओ 1 2 3, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4।
यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं Fe+3, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया D5 आ गया, तो स्प्लिटिंग होगी तो क्या बोलोगे 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 आ जाएंगे, हाँ या ना। अब आप बताओ CrCN6 3 माइनस, CrCN6 3 माइनस में आप बताओ x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3, और अगर आपका x बराबर +3 है तो एक बात तो आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जो आपका Cr+3 होता है उसमें हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा Cr+3 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। रीजन क्या है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d5, और आप बताओ आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3, s से 1 निकलेगा और यहाँ पे d से कितने निकलेंगे 2, तो टोटल कितने बचेंगे आपके d3 बचेंगे, और d3 बचेंगे तो होता पेयरिंग करने के लिए हमने एक शर्त पड़ी थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और पेयरिंग करना हो तो मिनिमम पेयरिंग स्टार्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4, और यहाँ पर कितने 3, तो ये सारे के सारे कैसे रहेंगे अनपेयर्ड। तो आप बता दो आंसर क्या हो गया, मैग्नीज के केस में, इस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितने 0, इसमें कितने आपके FeCN6 होल 3 माइनस में भी आपको कितने दिखाई दे रहे हैं 1, और इसमें कितने आ गए 3, तो राइट आंसर इज डी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कॉम्प्लेक्स NaPN3O2HCN होल 4 की पावर 4 - 1 इज नेम्ड एज। तो पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमेशा सेंट्रल एटम के नेम की एंडिंग जो होती है वो 8 से होती है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं 8, तो बताओ यहाँ पे भी फेरेट दिख रहा है, यहाँ पे भी फेरेट दिख रहा है, यहाँ पे भी फेरेट दिख रहा है और यहाँ पे भी फेरेट दिख रहा है, ये बात खत्म हो गई। आप बताओ जो N3 होता है वो आपका अजाइड कहलाता है। अब ये जो हमारा O2 होता है, आप बताओ ये तो या तो हम इसको लिख सकते हैं डाई ऑक्सीजन, जहां पे चार्ज होगा आपका 0, अगर आपका O2 माइनस आ रहा है और एक आपका आता है O2-2, तो ये कहलाता है पर ऑक्साइड बॉन्ड, माने पर ऑक्सो होता है, और ये होता है सुपर ऑक्सो। हमें ये नहीं मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, O2- के प्रेजेंट में या O2-2 के प्रेजेंट में, लेकिन आप बताओ N3 को आप कहते हैं अजाइडो, तो यहाँ पे भी अजाइडो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अजाइडो लिखा और यहाँ पे भी अजाइडो लिखा और यहाँ पे भी अजाइडो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि आप बता दो N3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सुपर ऑक्सीडो लिखा हुआ है, अगर सुपर ऑक्सीडो लिखा हुआ है तो O2 क्या लेके चल रहा है -1, फिर आप बताओ यहाँ पर टेट्राथायोसाइनेटो S दिया हुआ है, HCN होल 4, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, आप देखो ये टेट्राथायोसाइनेटो, ये नाम भी पूरा का पूरा एज इट इज दिया है, टेट्राथायोसाइनेटो S दिया हुआ है, यहाँ पे भी टेट्राथायोसाइनेटो S दिया हुआ है। तो बताओ पूरे क्वेश्चन के अंदर में केवल क्या चेक करना है, हमें केवल चेक करना है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो आप बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाई ऑक्सीजन दिया है, या सुपर ऑक्सीडो दिया है, या पर ऑक्सीडो दिया है, और यहाँ डाई ऑक्सीडो दिया हुआ है, एजिडो डाई ऑक्सीडो। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, तो अब अपने को ये चेक करना है, और ये चेक करना है तो आप एक बार बताओ हमारे पास क्या है, आयरन है, Fe लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया हुआ है O2 लिख के दिया है HCN होल 4 -4। हमको एक बात मालूम है कि जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है या तो +2 होता है या +3 होता है। तो आप बताओ अगर मैं आयरन को X लेके चलता हूँ, एजाइड का चार्ज होता है -1, मैं इसको इस वाले को अगर मैं मान के चलता हूँ सुपर ऑक्सो है, अगर सुपर ऑक्सो है तो मैं चार्ज कितना लेके चलूंगा -1, यहाँ पे चार्ज कितना लेके चलूंगा -4, बराबर कितना हो जाएगा -4, तो अगर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस कुल बना करके कितना हो गया -6 बराबर कितना हो जाएगा -4, एंड दैट इज इक्वल टू x बराबर +2। तो आप बता दो अगर मैं यहाँ पर -1 लेके चल रहा हूँ तो क्या लेके चल रहा हूँ सुपर ऑक्सो। तो अब बताओ पहले वाले क्वेश्चन में सुपर ऑक्सीडो दे रहा है, और सुपर ऑक्सीडो में आपका आयन कौन सी स्टेट में होना चाहिए, सेकंड, और यहाँ पे भी क्या दे रहा है सेकंड, लेकिन अपने को एक बार और चेक करना पड़ेगा पर ऑक्सीडो में। अब सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो आप बताओ फिर आप देखो अगर यहाँ पे मैं लेके चलूंगा तो ये हो जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा -1 अगर पर ऑक्सीडो लेके चल रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा -2, HCN4 माइनस में हो जाएगा -4 बराबर कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखो माइनस ये कितना हो जाएगा -7, तो x -7 बराबर क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। अब +3 हो जाएगा तो आप बताओ ये पर ऑक्सीडो के साथ क्या दे रहा है, सेकंड आयन दे रहा है, और जबकि आना क्या चाहिए 3, और 2 किसके साथ दे रहा है इसके साथ, इसलिए आंसर इज ए। क्लियर।
कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आप एक बार बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हम सबसे पहले क्या देखते थे कि सेंट्रल एटम सेम या डिफरेंट है, फिर क्या हम देखते थे लिगेंड। तो आप एक बार बताओ यहाँ पर लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे भी लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब बताओ सी वाला आंसर तो गलत ही हो गया, ये वाला तो पॉसिबल है नहीं। अब बताओ दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3, इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, +2। तो किसके इलेक्ट्रॉन को मैंने लिगेंड को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, +3 वाले की या +2 वाले की, +3 वाले की। तो क्रिस्टल फील्ड और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा लिगेंड उतने पास आएंगे, लिगेंड जितने पास होंगे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। एक बात याद रखना कि जब विजिबल रीजन की बातचीत करता है तभी कलर आता है। अगर कोई कंपाउंड को वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलरलेस है, अगर कलरलेस है तो वो लाइट विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही है। एक बात याद रखना, विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही है। अब यहाँ पर कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, और अपन कई दिनों से पढ़ रहे हैं E इज इक्वल टू SC/λ। ये तीसरी बार डिस्कस करो बेटा क्वेश्चन में, E इज इक्वल टू SC/λ। अब आप ये बताओ अगर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और यहाँ पर एनर्जी केवल देखो आपके यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, यहाँ पे सब कौन है, कोबाल्ट ही सेंट्रल एटम है, और सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रहा है, +3 दिख रहा है। तो CO+3 तो सेम ही हो गया, केवल चेंज क्या हो रहा है, लिगेंड चेंज हो रहा है, और लिगेंड चेंज हो रहा है। तो अब बताओ जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कितनी होगी, कम होगी। और अब बताओ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन की साइन में दे रहा है। तो अब बताओ और किसकी वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो आप बता दो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका जो होगा वीक फील्ड लिगेंड जो होगा उसकी स्प्लिटिंग कम होगी, माने उसकी E कम होगा, तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन है, वाटर। तो आप बता दो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको वाटर दिखाई दे रहा है, और वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो E इज इक्वल टू SC/λ है, तो स्प्लिटिंग कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसलिए आंसर सी है। 65 का आंसर सी। नेक्स्ट देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ Ce, La, Pm एंड Yb इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप एक बात याद रखना, 4f हो चाहे 5f सीरीज हो, इनमें हमेशा अगर हम माने आपको अगर याद आ रहा हो तो जो 4f होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो जो 4f सीरीज होती है ना उसमें आपका जो 4f होता है और एक कौन सा होता है, 5f होता है। तो ये कहां से चलता है, 58 से 71 तक चलता है, और 5f चलता है आपका 90 से 103। तो आप बताओ 58 से मैं ऐसे कह देता हूँ, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप 58 से 71 की तरफ जाओगे तो आपका एटॉमिक रेडियस रेगुलर डिक्रीजेस, माने लगातार क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे हमको 4f सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमको 4f सीरीज याद नहीं होगी तो हम फिर ये नहीं जमा सकते अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो आप बताओ 4f सीरीज हमें याद होना चाहिए। तो 4f सीरीज होती है सेलिना और प्रीति ने, तो ये मैंने लिखा सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा, यूरोप गए, तब डायरिया हुआ। नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, अरे टमाटर येलो ब्लू। यानी आप बताओ अपन क्या कह रहे हैं, पीरियड में माने ऐसे अगर हम 58 से लेकर के 71 तक जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेटा, 58 से 71 तक जा रहे हैं +3 स्टेट में, तो लगातार आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज, और ये रेगुलर ऑर्डर में होगा, नो सिंगल वन एक्सेप्शन। तो आप बता दो ये सीरियम है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सीरियम दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, प्रोमिशियम दिख रहा है, पीएम दिख रहा है, फिर कौन दिख रहा है, इट्रीबियम दिख रहा है, ये वाईबी। और आप बताओ 58 से 72 की तरफ अगर भागेंगे, 71 की तरफ भागेंगे, तो बताओ आपका जो साइज होगा लगातार क्या करेगा, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Ce+3, फिर किसका होगा, Pm+3, फिर किसका होगा, Yb+3, उसके पहले कौन है, लैंथेनम। तो जो राइट ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, La+3 ग्रेटर देन Ce+3 ग्रेटर देन Pm+3 ग्रेटर देन Yb+3। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप बताओ, मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बातचीत करूं तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, 58 से 71 एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, 90 से 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बस इतना सा याद रखो। अब एक काम करो, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 86 होता है। 86 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 86 + 14 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 6 और 4 10 1 8 और 1 9 10 हो जाएगा। अरे हाँ या ना,
तो आप बताओ यहाँ पे 100 हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इसका जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 118 आ रहा है। कितना आ रहा है 118 आ रहा है। और अगर 118 आ रहा है तो आप बताओ तो 90 से 103 होता था, फिर 104 से, मैं तो कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 104 से 112, 104 से 112 डी ब्लॉक एलिमेंट होते थे और 113 से 118 आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होते थे। और यहाँ पे कहीं पे 119 आता था और यहाँ पे कहीं 120 आता था, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते थे। तो आप बताओ इसका एटॉमिक नंबर 118 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बताओ फिर 86 से 86 प्लस 1 87 हो गया और 2 कौन हो गया 89 हो गया। और 89 हो गया तो आप बता दो यहाँ पे 90 है और ये कौन है 89 है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर 89 है। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का। तो आप बताओ ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन है 86 प्लस 2 कितना हो गया 88। और अगर ये 88 हो गया तो आप बता दो ये कौन हो गया, ये भी हमारे कौन से ब्लॉक का हो गया एस ब्लॉक का हो गया, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे 86 से प्लस 2 कितना हो गया 88 प्लस 2 कितना हो गया 90। और आप बताओ एफ ब्लॉक एलिमेंट में 90 से 103 क्या कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो राइट आंसर इज डी। क्लियर। इसी तरीके से देखना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। K2Cr2 solution in acidic medium is orange, ये राइट है। K2Cr2 solution becomes yellow on increasing the pH beyond 7। तो आप बताओ यहाँ पे K2Cr2O7 दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है बियॉन्ड 7 दे रहा है, मतलब यहाँ पे पीएच को बढ़ा रहा है। और 7 से बढ़ा रहा है मतलब कहां जा रहा है 8 9 10 की तरफ जा रहा है। और 8 9 10 की तरफ जा रहा है मतलब मीडियम को क्या कर रहा है अल्कलाइन। और अल्कलाइन कर रहा है तो मेरे को मालूम है कौन सा मेटल है एम्फोटेरिक मेटल। और एम्फोटेरिक मेटल जो होता है OH माइनस के साथ क्या बनाता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स CrO4 2- जिसका कलर कैसा होता है येलो। तो आप बताओ यहाँ पे भी क्या कर रहा है K2Cr2 सॉल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग पीएच बियॉन्ड। और एक बात याद रखना ये जो होता है पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। और अगर मेरे पास येलो कलर का सॉल्यूशन हो और पीएच लेस देन 7 होगा तो कौन सा कलर हो जाएगा ऑरेंज। ये याद रखना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और हमसे पूछ रहा है नॉट ट्रू। तीसरा ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2 सॉल्यूशन मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, ये भी सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ CrOC है, ये वाला गलत हो गया। तो राइट आंसर इज डी 68 का डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन एडिंग पोटेशियम पेरोसाइनाइड। आप बताओ के माने के, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है K4FeCl होल 6। एक बात याद रखना अगर आपने आयरन Fe+3 बोला तो आप एक बात रखना Fe+3 पोटेशियम पेरोसाइनाइड के साथ ब्लू कलर देता है। Fe+2 भी पोटेशियम पेरोसाइनाइड के साथ ब्लू कलर देता है। Zn+2 पोटेशियम पेरोसाइनाइड के साथ व्हाइट कलर देता है। और Cu+2 पोटेशियम पेरोसाइनाइड के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। कभी कभी किताबी भाषा में लिखा रहता है चॉकलेट कलर। पुराने जमाने में जो चॉकलेट आती थी केवल ब्राउन कलर की होती थी, आजकल तो कई कलर की होती है, इसलिए अपन याद रखेंगे ब्राउन प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। किताबी भाषा सीधे सीधे चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट देने वाला केवल एक ही शब्द है कौन कॉपर सल्फेट, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट। सीधे सीधे बता क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है क्या है। अगर आपको याद आ रहा था K2Cr2O7 लेते थे और ये याद कर लेना बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बहुत आता है, ये याद रख लेना K2Cr2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस KCl, मतलब ये किसकी पहचान होती है Cl माइनस की। ये सब मिलकर के क्या देंगे CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, जो कैसे कलर का होता है ऑरेंज कलर लिक्विड। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट केवल और केवल परफॉर्म किया जाता है Cl माइनस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर। जनरली आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक इनॉर्गेनिक कंपाउंड था, उस इनॉर्गेनिक कंपाउंड को हमने अल्कली के साथ हीट किया। हीट करने पर उसने हमको एक गैस दी और वो गैस ने नेशनल रिएजेंट के प्रेसिपिटेट को ब्राउन कर दिया। तो 100% श्योर गैस इज अमोनिया। अगर किसी भी गैस ने नेशनल रिएजेंट का ब्राउन प्रेसिपिटेट दिया आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस का, तो 100% से गैस कौन सी होगी अमोनिया। रेडिकल कौन होगा अमोनियम आयन। तो हमको एक बात दिमाग में बैठा लेना, कहीं पे भी नेशनल रिएजेंट लिखा है, क्या लिखा हुआ है नेशनल रिएजेंट, आंख बंद करके हम टिक करके आएंगे अमोनियम रेडिकल। 72 what will be the order of reactivity of following carbonyl compounds with nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रेट पूछी है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे जो है वो क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए। तो 72 में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
यहाँ पर CH3 आया, क्राउडिंग बढ़ गई, यहाँ पर 2 CH3 आए, क्राउडिंग और ज्यादा हो गई, यहाँ पर CMe3 यानी कि क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, 1 से 4 पे जा रहे हैं, क्राउडिंग बढ़ती जा रही है। क्राउडिंग बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको मुश्किल होगी। क्राउडेड क्षेत्र पे, क्राउडेड एरिया पे अटैक जो होगा वो धीरे धीरे होगा, तो रेट धीरे हो जाएगी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा 1 2 3 4 में। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ए करेक्ट आंसर है। 73 में देखिए अपने पास ये Br2H2 ब्रोमीन वाटर दे रखा है Br2H2O, तो ये अपने पास CH2OH है, ये एल्डिहाइड है। तो Br2H2 जो है वो आपको पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये एल्डिहाइड को कर सकता है, एल्डिहाइड को इजीली कर सकता है। तो एल्डिहाइड जो है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी आपका इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर इसने क्या बना रखा है, एल्डिहाइड बना रखा है, इस एल्डिहाइड को ऐसा वैसा रखा हुआ, ये होगा पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होगा, ये वाला जो है वो तो एसिड में चेंज हो जाएगा, ये एल्डिहाइड अल्कोहल जो है वो आगे कन्वर्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए 73 का। Which of the following species act as an oxidizing agent? EU+2/2। हमको ये मालूम है Ce+4 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F0 होता है, Tb+4 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 4F7 होता है, EU+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4F7 होता है, और Yb+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है 4F14। इसलिए अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जिसका रिडक्शन होगा, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर आंसर इज डी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। The element with atomic number 117 and 120 are yet to be discovered in which respective group you place। अब एक बार बताओ, यहाँ तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये ग्रुप नंबर दे रहा है 17 2 16 4 15 3 17 20, है ना, और साथ में कह रहा है 117 and 112। तो अगर आपको याद रहा तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद कराया था, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इनर्ट गैस जो होती है, आप बताओ 117 लिख रहा है, 117 लिख रहा है, तो आपको याद रहा यहाँ पे हीलियम होता था, नियॉन होता था, आर्गॉन होता था, क्रिप्टॉन होता था, जेनॉन होता था, रेडॉन होता था, और नेक्स्ट इनर्ट गैस होती थी 118। और अब बताओ 118 के बाद क्या क्या आ जाएगा, 119, और ये क्या आ जाएगा 120। तो अब बताओ ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते थे, ये वाला होता था फर्स्ट है, ये वाला होता था सेकंड है। तो अब बता दो 120 वाला तो कौन से ग्रुप का हो गया, सेकंड ए। अब आता ये 117 है, ये कौन सी गैस है, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस इसके पहले वाला कौन सा हो गया 117, और ये कौन सी फैमिली का हो गया, हैलोजन फैमिली का हो गया, और हैलोजन फैमिली का हो गया। तो अब बता दो ग्रुप नंबर कौन सा होगा 17, देयरफॉर आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following order of ionization energy is incorrect? पहले तो एक बार बताओ, आपको अगर याद आ रहा हो तो लाई बे बक नो फनी, पहले देखो इनकरेक्ट देखना है। अब एक बार बताओ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एक्सेप्शन कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम का अब बताओ, बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरॉन, लेकिन होती किसकी है, बेरिलियम। और अब बता दो तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होना एनर्जी हो जाएगी बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन हो जाएगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन हो जाएगा, लिथियम। तो अब बताओ ये तो करेक्ट ऑर्डर हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड थिंग एक बार बताओ, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है हीलियम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिथियम लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Li+ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है C+4 लिखा हुआ है। अब बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो 3, इसका होता है 2। तो आप बताओ यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2, यहाँ पे भी 1 निकला, 2 यहाँ पे भी 2, ये सारे के सारे क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और हमको एक बात मालूम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा रेडियस उतना कम, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, आप बता दो रेडियस क्या होगा उतना कम होगा। याद है, समझ मारी मेरी बात, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा। तो आप एक बार बताओ इनकरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप बताओ यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका रेडियस कम, और रेडियस कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो C+4 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन Li+ ग्रेटर देन Ha, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा देखो, ये Li+ है,
यहाँ पे कौन है Be+2, यहाँ पे कौन है B+3, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 3। अब बता दो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3, कितने बचे 2, यहाँ पे कितने निकाले 2, कितने बचे 2, यहाँ पे भी कितने बचे 1 निकाला तो 2। अब बताओ ये भी कौन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा रेडियस उतना कम, रेडियस जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी ज्यादा होगी B+3 ग्रेटर देन B+2 ग्रेटर देन Li+, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप एक बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है Cu+2 ग्रेटर देन Zn+2 ग्रेटर देन, अब बता दो Zn हो रहा है, तो अब बताओ ये 3 नहीं तो आंसर कौन सा हो गया दिस वन। क्लियर? अब बताओ इन द रिएक्शन BF3 प्लस NH3 गिविंग FBF3, तो अब बताओ जब ये यहाँ पर BF3 बन रहा है तो BF3 का शेप कैसा होता है प्लेनर, और अब बताओ इसके पास क्या होता है एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे कौन है NH3 कैसे शेप होता है पिरामिडल, और यहाँ पर इसके पास क्या होता है एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको दे रहा है। तो अब बताओ BF3 का शेप पहले कैसा था प्लेनर, लेकिन अब बताओ जब एक लोन पेयर ले लेगा तो अब बताओ अब इसके पास पड़ोसी कितने हो जाएंगे 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो आप बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ BF3 चेंज्ड, बिल्कुल सही है, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 चेंज, HNH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल FBF इंक्रीजेस। आप बताओ वो कह रहा है इन द रिएक्शन आपसे बोल रहा है कि क्या चीज काय में चेंज आ रहा है, तो अब बता दो इनमें से कौन सा चेंज हो रहा है। NH3 का जो बॉन्ड एंगल था sp3 हाइब्रिडाइज था 109 डिग्री था, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ये तो डिक्रीज कर रहा है चेंज नहीं आया। रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 चेंज, NH3 अब बताओ NH3 जो था अब बताओ sp3 हाइब्रिडाइज था, शेप कैसा था टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना था 107, तो अब बताओ अब जब इसने एक लोन पेयर डोनेट किया तब भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3। और आप एक बार बताओ यहाँ पर 107 से बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109, और ये क्या कह रहा है बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा बताओ रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 चेंज, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप कैसा होगा। अब बताओ NH3 पहले कैसा था पिरामिडल ही था, हाँ या ना, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ BF3 चेंज। क्लियर? ठीक है, प्लेनर से क्या हो गया टेट्राहेड्रल। विच कंपाउंड है परमानेंट डायपोल मोमेंट, अब बताओ डायपोल मोमेंट देखने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मेरा कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, क्या निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप एक काम करो बॉन्ड पेयर निकाल लो और उसके लोन पेयर निकालो। अगर सेंट्रल एटम पर लोन माने आपको एक शर्त याद रखनी है कि अगर आप रेगुलर ज्योमेट्री हो तो आपका डायपोल मोमेंट 0 होगा, रेगुलर ज्योमेट्री हो तो आपका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो आप बताओ BF3 में अब बताओ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आते हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने आएंगे 3, लोन पेयर कितने आएंगे 0, और अब बताओ ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम। अगर आप में लोन पेयर 0 और ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब ऐसा ही F4 में देखो, अब बताओ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन की बातचीत करोगे तो इसके कितने आएंगे 4 आएंगे। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने आ गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 0, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होता है, और ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, हम समझ गए इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होगा। और हमसे परमानेंट पूछ रहा है SF4 में बातचीत करोगे तो आप बताओ इसका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे 5, बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, बॉन्ड पेयर आएंगे 4, लोन पेयर आएंगे कितने 1, सराउंडिंग एटम कैसे हैं सेम, लेकिन आप बताओ सेंट्रल एटम पे क्या क्या लोन पेयर, अगर लोन पेयर अगर तो इसका डायपोल मोमेंट होगा। अब बताओ HCF4 में बातचीत करोगे तो इसका शेप याद आ रहा है, ऐसा कुछ बनाते थे आपके टीचर, अपन ऐसे बनाते थे, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता था, ये लोन पेयर आ जाता तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता था। अब बताओ HCF2 कैसा शेप होता है लीनियर होता है, इसके लिए ये भी नहीं होगा। CH_Cl3 में आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3, बॉन्ड पेयर कितना, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए 4, बॉन्ड पेयर कितने आ गए 4, लोन पेयर कितने आ गए 0, एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लेकिन सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होगा। तो SF4 और CH_Cl3 आंसर होना चाहिए, दैट इज C एंड F, आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द ओजोनलाइज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है अपने को O3 जिंक और H2O, जिंक के साथ आपको ओजोनलाइसिस करना है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या करना है आपको इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा देना है दोनों तरफ, इस बॉन्ड को इस तरीके से कट करके। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर अपने को दे रखा है कार्बन, तो ये CH3 तो प्रोडक्ट जो आया अपने पास एक तो क्या आया एसीटोन, और एक क्या आया ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड आया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो इसका आंसर जाएगा A एंड B बोथ, यानी कि इसमें एसीटोन भी बना है एसिटल्डिहाइड भी बना है, लेकिन इसमें ब्यूटानोन नहीं बना है। तो 79 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास D, यानी कि A एंड B बोथ।
यानी कि एल्डिहाइड भी बना है। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। ये वाला एसिटाल्डिहाइड है और ये क्या है? एसीटोन। तो दोनों ही बने, ए भी बना है बी भी बना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। 79 का करेक्ट आंसर होगा डी। मेलासानेट एक्सट्रैक्ट को बॉईल किया जाता है। तो बेटा आपको याद रखना है, डिकम्पोजेज Na2S एंड NaCN इफ फॉर्म, यानी इस रिएक्शन में अगर Na2S और NaCN बना है तो उसको डिकम्पोज करने के काम में आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का ए। 81 में देखिए अपने पास एल्काइन दे रखी है, सोडियम लिक्विड अमोनिया दे रखा है और सेकंड स्टेप में लिंडलार कैटलिस्ट दे रखा है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है वो इसका बनाता है, एल्काइन का एल्कीन बनाता है, लेकिन कौन सा? ट्रांस एल्कीन बनाता है। और H2PDBSO4 जो है वो सिस मैनर में रिडक्शन करता है, यानी कि सिस बनाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या पूछ रखा हमें। अच्छा, EZ में दे रखा है, तो देखिए जैसे सिस ट्रांस होता है इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यानी कि इसका EZ पूछे तो ये क्या है? दोनों CH3 अपोजिट साइड है। ये अपने पास E होगा, इसमें अपने पास CH3 जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी CIP रूल में, वो सेम साइड है, तो इसको Z बोलेंगे। यानी कि ए जो बना है वो E, बी जो बना है वो Z, यानी कि 81 का करेक्ट आंसर होगा बी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राजेश राय। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो 82 से लेकर के 90 तक का क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। तो चले हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, लिखा यहाँ पे कि द इंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर देख रहे हैं, इंथैल्पी चेंजेस फॉर 2 रिएक्शंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। देख रहे हैं एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, इसका इंथैल्पी ये, और एक सेकंड आप देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन ये दिया हुआ है और उसका इंथैल्पी चेंज ये दिया है। और कह रहा व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज इन किलो जूल फॉर द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का हम लोग को इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो इस दोनों रिएक्शनों को हम लोग सम या देख रहे हैं डिफरेंस कैसे इसको दोनों इक्वेशनों को एडजस्ट करें कि हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्बन लिखा हुआ और यहाँ पे ये सिर्फ कार्बन लिखा हुआ, इसके मतलब कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और देख रहे हो ये साइड इधर है, CO साइड इधर है, तो CO को इधर जाना है, तो इसलिए इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ये इक्वेशन है और इसको मैंने 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन इस वाले को। फिर आप देख रहे हो इस इक्वेशन में ये Cr2 और 3 यहाँ पे है, तो देख रहा है Cr यहाँ पे है Cr2, इसके मतलब इसको रिवर्स करना है और कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। देख रहे हो यहाँ पे 2Cr है तो यहाँ पे भी 2Cr है, तो इसलिए इसमें सिर्फ इस रिएक्शन को हम लोग को रिवर्स कर देना है। तो देखिए इस रिएक्शन को मैंने ऐसे रिवर्स कर दिया और देख रहे हैं इसका यहाँ पे डेल्टा HR का वैल्यू यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो इसमें तो देख रहे हो कि ये जो डेल्टा H है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इसमें आपको 3 से जो ये वैल्यू है इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 3 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशनों को सम करने से इक्वेशन मिल गया और इसका डेल्टा H क्या होगा, तो वही मैंने कहा 3 इंटू यहाँ पे ये सीक्वेंस देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको यहाँ पे ऐसे प्लस कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 800 किलो जूल आएगा, जो हम लोग का ऑप्शन बी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बस यही दोनों इक्वेशनों को एडजस्ट करना था और ये इक्वेशन लाना था और ये चीज को हम लोग को देखना था कि कैसे हम लोग ने इसको क्या किया सम, तो जिस तरह रिएक्शन को एडजस्ट किया उसी से यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर लिया। तो इसका आंसर हम लोग का देख रहे हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख यहाँ पे लिखा 2AB2 गैस इज इक्वल टू 2AB गैस प्लस B2 गैस। करा यहाँ पे कर इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन आर, तो देख रहे ये वैल्यू आपको इंथैल्पी का दिया हुआ है और ये जो वैल्यू है आपको इंट्रोपी का वैल्यू दिया है। तो इंथैल्पी मिल गया, इंट्रोपी मिल गया, ये दोनों डेटा मिल गए। यहाँ पे देख रहे हैं 1 किलो जूल में लिखा हुआ है और एक यहाँ पे सिर्फ जूल में लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यही पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस है,
तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और डेल्टा जी का मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होगा, या टी को इक्वेट करेंगे तो टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपान में एस होगा। तो आप देख रहे थे ये 20 किलो जूल लिखा हुआ, तो 20 इंटू 1000 कर दिया, और यहाँ पे 20 जूल, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, डिवाइड किया, तो ये आपका आंसर इसमें आएगा, केल्विन में आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में पूछ रखा है, तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो देख रहा ये टेम्परेचर आएगा, और ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, मतलब टी ग्रेटर देन 727 डिग्री। तो ऑप्शन में देखा जाए ये तो नहीं है, ये भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, ये भी उसको नहीं दिखाई दे रहा, तो देख रहा 827, तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, सही रहेगा इस ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहा कि मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, हम लोग को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैचिंग करना है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डी ब्रोगली लिखा हुआ है, और सबको यहाँ पे पता है कि डी ब्रोगली ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो डी ब्रोगली ने वेव कॉन्सेप्ट दिया था। तो देख रहे हैं ये ए का यहाँ पे ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन आल्सो हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वर्ड हम लोग ने देखा डी ब्रोगली का कि वेव कैरेक्टरिस्टिक है, तो कह सकते हैं कि हम लोग पहले का ये कौन सा है, बोला ये मैचिंग होगा। फिर देख रहे हो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि मॉड साई स्क्वायर दे रहा है, तो ये किसका सीन आपको बता रहा है यहाँ पे, तो देख रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट विथ इन एटम, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी। तो ये देख रहे हैं इसका ये आपका करेक्ट मैचिंग होगा। फिर अब देखा जाए ये प्लैंक ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो देख रहे हैं प्लैंक ने, तो यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्या, पैकेट्स। इन्होंने पैकेट के फॉर्म में एनर्जी का ऑब्जर्व और इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसलिए इसका आपका देख रहा है सी वाले का फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइजेनबर्ग का, तो अब हम लोग हाइजेनबर्ग यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंस ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। हाइजेनबर्ग ने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकलों के बारे में इन्होंने थ्योरी दिया था, तो देख रहा इसका ये मैचिंग होगा आपका, ये मैच कर जाएगा। तो देख रहा ए का मैचिंग हो गया थर्ड, बी का आपका मैचिंग हुआ फोर्थ, सी का मैचिंग हुआ फर्स्ट, और डी का मैचिंग हुआ आप देख रहे हैं सेकंड। तो हम लोग का ये ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। लिखा फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कह रहा इसकी केसी की वैल्यू, ये केसी का वैल्यू दिया है इतने टेम्परेचर पे। अब कह रहा बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है, और ये एलिमेंट्री है, और ये बाई मॉलिक्यूलर है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। पूछ रहा है कि व्हाट इज केसी, अब केसी की वैल्यू पूछ रहा है फॉर द रिवर्स रिएक्शन के लिए। यही आपका क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो देख रहा है इसका केसी का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वी नो फॉर रिवर्स रिएक्शन केसी बराबर क्या होगा, जो भी ये वैल्यू दी होगी उसी का रिवर्स कर देंगे। तो ये आपको ये वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 की पावर 40, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 40, तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 0.166 आएगा, और ये ले जाएंगे तो -40, एक डेसिमल यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो 1.6 10 की पावर -15। तो देख रहे हैं ये हम लोग का सेकेंड ऑप्शन हम लोग का सही होगा इसके अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड, और सेलेक्ट करिए करेक्ट आंसर फॉर द कोड। इसके लिए हम लोग करना है, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ, और लिस्ट सेकेंड में क्या दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP दिया हुआ। तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जनरल फिनोमेना क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट AX/BY के फॉर्म में है तो उसका KSP का जनरल देखना एक्सप्रेशन हम लोग यही लिखते हैं, ये x का पावर x, ये y का पावर y, और s यहाँ सॉल्युबिलिटी है तो x प्लस y लिखते हैं। तो फर्स्ट में देख रहे हैं Bi2H3 लिखा है, Bi2H3, तो इसका यहाँ पे ये 2 है, तो 2 का पावर 2 3 है, तो 3 का पावर 2 और s का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको ये 4 होगा, ये 27 होगा, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 x का पावर 5। तो देख रहे हैं इसका जो हम लोग का मैचिंग हो जाएगा, इससे हो जाएगा 108 x का पावर 5। तो पहले का a का मैचिंग हो गया, आपका थर्ड हो गया।
ऐसे ही कैडमियम सल्फाइड का देखेंगे तो देखा यहाँ पे भी 1, तो ये 1 का पावर 1, ये भी 1 का पावर 1 और s का पावर 1 + 2, तो ये s स्क्वायर हो गया। तो देख रहे हैं ये कैडमियम सल्फाइड का s स्क्वायर हो गया, तो इसका मैचिंग हो गया 4th, हम लोग देख सकते हैं। थर्ड जो हम लोग का है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो देख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो Al1 है, तो यहाँ 1 का पावर 1, यहाँ 3 है तो 3 का पावर 3 और s 1 + 3, तो देख रहे हैं ये 3 का पावर 3 27 और s 1 + 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे 1 + 3 ऐड कर दिए तो 4 हो गया, तो 27 s का पावर 4। तो देख रहे हैं ये मैचिंग हम लोग का इसका जा रहा है, इसका मैचिंग आपको ये वाला हो गया। अब लास्ट यहाँ पे लिखा CaF2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2 और s का पावर 1 + 2, तो 2 2 जा 4, 4x³ हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका भी मैचिंग हम लोग का ये हो जाएगा। तो देख रहे हो ये मैचिंग आपका हो गया। तो हम लोग को देख रहा है कि ए का यहाँ पे थर्ड हो गया, तो यही पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। तो इसको देख करके अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगो अनायनिक हाइड्रोलिसिस, मतलब ये वर्ड पूछा है कि किस सॉल्ट में अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो हम लोग के पास जनरल फिनोमेना है, जरा इसमें देखिए, इसमें अनायन क्या है, इसमें सल्फेट आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें भी क्लोराइड आयन है और इसमें देख रहे हैं साइनाइड आयन है। तो किस अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा? तो जनरल फिनोमेना हम लोग जानते हैं कि उसी अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है जो वीक एसिड प्रोड्यूस करे। तो आप देख रहे हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ये HCl प्रोड्यूस करेगा, ये भी HCl प्रोड्यूस करेगा और CN को वाटर में डालेंगे तो HCN + HO-, तो आप देख रहे हैं ये वीक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इसी अनायन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्लोराइड इसमें और सल्फेट आयन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो वो रिएक्शन देख रहा यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो देख रहा है हम लोग का ये 87 का आंसर आपका डी वाला। नेक्स्ट को देखते हैं। लिखा अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट मास, देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट मास ऑफ 80% प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ, देख रहे हैं 200 मिलीलीटर 0.5 मोलर HCl। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट, देख रहा है, जब वो 80% ही प्योर है तो वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम लोग के पास जनरल फिनोमेना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कोई भी सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस से यदि रिएक्शन करता है तो उसके नंबर ऑफ इक्वलेंस क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इसी से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो देख रहे हैं ये हम लोग का फिनोमेना है फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसका यूज करेंगे और हम लोग यही लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl। अब देख रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के बहुत तरीके हैं, तो इसमें कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हम लोग इस्तेमाल, क्योंकि मास पूछ रहा है तो मास बटे इक्विवेलेंस मास, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के बराबर होता है। और इसमें चूंकि ये मोलारिटी और V दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया कि मोलारिटी इंटू N फैक्टर इंटू V इन लीटर में। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के ये फार्मूले को यूज करेंगे और इस वाले में ये यूज करेंगे। अब इसका मास तो देख रहे हैं 80% प्योर है, तो इस मास का 80% ही लेना है और इसका इक्विवेलेंस मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है और इसका N फैक्टर 2 होता है, तो 100/2 हो गया। और यहाँ पे मोलारिटी आप देख रहे हैं कि 0.5 लिखा हुआ है, N फैक्टर HCl का 1 होगा क्योंकि 1H+ प्रोड्यूस करेगा और भी ml में दिया है तो लीटर में चेंज करिएगा तो पॉइंट ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 50/8 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 6.25 ग्राम। तो हम लोग का ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है इसी के अनुसार। अगला देखिए, इफ ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 80% कार्बन एंड वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 50, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड? मतलब देख रहे हो इस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का फार्मूला नहीं दिया है, उसमें कार्बन का परसेंटेज दिया है और हाइड्रोकार्बन का वेपर डेंसिटी दे करके पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग एज्यूम करें इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन बी CHY, देन वी हैव
तो हम लोग इसको एज्यूम करके देखो, पहला जो हम लोग का जनरल फिनोमेना है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये फार्मूले को देख करके तो देख रहा है 12 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू वाई। तो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 15, इस वेपर डेंसिटी की वैल्यू 30 दिख रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोग का एक्स वाई में आपका ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन। सेकेंड, ये परसेंटेज दिया था, तो CXHY में कार्बन का परसेंटेज आपको 80% दिया है, तो हम लोग लिखे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12x और टोटल, तो इस पूरे का, तो पूरे का आप देख रहे थे ये 30 लिखा है, तो 30 इंटू 100, इसकी वैल्यू 80% दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 मैंने दिया, तो देख रहा है x का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो इक्वेशन 2 में 12 इंटू 2 प्लस y बराबर 13, तो y बराबर आपको ये 6 वैल्यू आ गई। तो देख रहा है कि सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C2H6 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देख रहे लिखा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा ई नॉट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -y किलो जूल, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी डेल्टा एच नॉट का कंबस्शन का। तो सबसे पहले हम लोग मीथेन के कंबस्शन का रिएक्शन पहले पुट करेंगे, तो देखिए CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O, और देख रहे हो ये 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो देख रहे हैं ये वाटर यहाँ पे लिक्विड रहेगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng हम लोग निकाल लें, तो देख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन गैसियस का रहता है, तो ये गैसियस है और आप देख रहे हो ये गैसियस है, तो प्रोडक्ट में 1 मोल है माइनस रिएक्टेंट में 1 प्लस 2, तो देख रहा है यहाँ पे 3 है, तो डेल्टा Ng का वैल्यू हो गया -2। अब हम लोग इसको पुट करें फर्क, तो देख रहे हो कि डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशनशिप होता है, तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा Ng RT रहता है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करें, देखो यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रह गया, ये ऐसे, और डेल्टा Ng का यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट किया तो -2 RT। तो अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा -2, तो देख रहे हो कि जो इसकी वैल्यू है डेल्टा H का जो वैल्यू है, तो देख रहे डेल्टा U से -2 RT, मतलब इसे क्या है कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H ये क्या हो गया लेस देन आपका डेल्टा U नॉट के रहेगा। तो हम लोग ये ऑप्शन आपका देख सकते हैं कि ये C ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो देख रहे हैं कि 90 का C। तो आई होप कि आपको सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए होंगे डिस्कशन, तो थैंक यू।